बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिज़नेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ। अजीज़ तलबा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉबिलिटी के डिफरेंट कंसेप्ट्स को पढ़ा, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ पढ़ा मैं सिर्फ वो थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कि इससे पहले आप क्या कुछ कर चुके हो, ठीक है। और आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है, फिर उसको आगे मज़ीद हम लेकर चलेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको प्रॉबिलिटी का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, और डिफरेंट कंसेप्ट वी यूज़ इन प्रॉबिलिटी, जिसमें था रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और उसके बाद सैंपल स्पेस, व्हाट आर इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट, उसमें आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और इसी तरह आपने सिंपल इवेंट्स और इक्विलैटरल इवेंट्स और कंपोजिट, और इसी तरह आपने ये टाइप्स डिफरेंट पढ़ी। प्लस हमने कुछ डिफरेंट एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि इवेंट कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, उसकी टाइप्स हैं, तो वो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज़ किया, अगर वो नॉन म्यूचुअली हैं तो उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज़ किया। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉबिलिटी की अप्रोचेज़, कि प्रॉबिलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ प्रॉबिलिटी, इसको हमने डिस्कस करना है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ प्रॉबिलिटी। द वन इज सब्जेक्टिव अप्रोच एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अच्छा, जो सब्जेक्टिव है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट कम होती है। एनी स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड द प्रेजेंट कंडीशन प्रोवाइड्स द सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑफ प्रॉबिलिटी, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, और आज प्रेजेंट में वो कंडीशन थी, तो आपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर दिया, तो ये क्या कहलाती है, इट इज़ अ प्रॉबिलिटी, और इट इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रॉबिलिटी। आपने देखा होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर एक खास सिमत से हवाएं चलती हैं, तो हमें पता चल जाता है जी सावन आ गया, अब बारिशें होंगी। या थोड़ा सा आप तो देखें, ख़ास तौर के अगर आप पिंडी के एरिया में रहते हो या इस्लामाबाद के एरिया में, तो यहाँ पे अगर 1 या 2 दिन हफ्स पड़ जाए तो तीसरे दिन हमें पता होता है कि बारिश होगी। तो ये सारी दिस इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑफ प्रॉबिलिटी। इसमें कोई आप मैथमेटिकली सॉल्व करके नहीं बताते। अब वी हैव अवर पास्ट एक्सपीरियंस, हमें पता है कि पास्ट में ऐसा होता आया है, और आज प्रेजेंट कंडीशन हमने देखी और हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर दी। अब देखिए, कुछ दिन ऐसा होता है कि जून जुलाई में भी या मई के माह में भी ज़्यादा गर्मी पड़ने से उसके बाद ठीक है 2 दिन बाद बारिश हो जाती है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो ये बेसिकली हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, ऑन फ्यूचर। तो बेसिकली प्रॉबिलिटी मीन्स इम्कान, अनसर्टनिटी को फाइंड करना, तो हम अनसर्टनिटी जो है इसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी डेफिनेशन है, दैट इज़ बेसिकली, जिसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, और इसको हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली जिसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स उठाई थी, जिसमें से नंबर 1 वाज व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, तो probability that heads may turn up, a head may turn up is 1/2। तो ये 1/2 कैसे आया, how it came, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव अप्रोच को यूज़ किया, और जिसको हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। ये बेसिकली आपका सेक्शन नंबर 6.3 है इस बुक का, और पेज 198, ठीक है। तो पेज 198 के ऊपर ये डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी में क्लासिकल अप्रोच जो दिया हुआ है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो बेसिक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग्स या टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल हैपनिंग्स, इट इज़ अ रेशियो ऑफ फेवरेबल हैपनिंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग्स। ठीक है, अब आप देखिए जब आपने कॉइन को थ्रो किया तो आपकी फेवर में हेड आने के चांसेस क्या हैं? फेवर में कितने चांस हैं? 1। ठीक है, और टोटल चांसेस कितने हैं? हेड भी आ सकता है और टेल दोनों मिला के क्या हुआ? 2। तो आपने क्या दिया जी? 50% चांस है कि जी हम हेड आ जाए। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह जब मैं एक डाई को रोल करता हूँ तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ 6 मे टर्न अप? ठीक है, तो क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में जी? 1/6। ठीक है, 1/6। क्यों कि आपकी फेवर में कितने केसेस जा रहे हैं? 1, और टोटल केसेस कितने हैं? 6। तो आपने क्या कर दिया? 1/6। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर मे टर्न अप? एन इवन नंबर अपीयर्स, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 8 सैंपल स्पेस हमने लिया था, जब 8 डाई को रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 उसके टोटल केसेस बनते हैं, टोटल पॉसिबल हैपनिंग्स होती हैं। और उसमें हमने एक इवेंट ए डिफाइन किया था, दैट वाज एन इवन नंबर अपीयर्स, तो दैट वाज 2 4 6। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि 8 डाई को रोल किया जाए और इवन नंबर आ जाए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 3/6, because we have 3 favorable cases and the total cases are 6. So 3 divided by 6 it will become 1/2. ठीक है, इसी तरह probability that an odd number may turn up when a die is rolled, तो क्या होनी चाहिए? तो वो भी आपके सामने थी। तो ये बेसिकली इसको हम क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस डेफिनेशन को हम यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पर्पसेस। ठीक है, तो इसको हम ऑनवर्ड यूज़ करेंगे। देयर इज़ आल्सो ए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, उसको हम ज़्यादा कंसीडर अब नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़े, जब किसी हायर लेवल की, जब आपका सैंपल बहुत बड़ा हो, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जनरली मैं यूज़ करूँगा वो दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये जो डेफिनीशन है तो आप देख सकते हो स्टेप 6.3.1 के अंदर देखते हैं इसने क्या लिखा है। दिस अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फाइनाइट इन नंबर। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। अब आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और इक्वली लाइकली क्या है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है? जब उनमें इंटरसेक्शन, इवर्स के अंदर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, यानी इनका इंटरसेक्शन 5 हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और इक्वली लाइकली क्या होता है? जिसमें हम ये बताते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग सेम हो, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। It states that during a random experiment, if there are A possible outcomes where the favorable event A occurs and B possible outcomes where the event A does not occur, ठीक है, तो A उसके फेवरेबल केसेस हैं, यानी कि 1/2 जैसे कहा था, 1 फेवर में जा रहा था, अब वहाँ A की वैल्यू 1 पुट कर दी उसने। ठीक है, और तो B क्या उसकी फेवर में ना हो तो A प्लस B क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम सैंपल स्पेस S। ठीक है, तो अब आप प्रोबेबिलिटी दैट ए हैपन्स, तो ए के फेवरेबल केसेस क्या है? उसने कहा ए है, स्मॉल ए। ठीक है, और टोटल केसेस कितने हैं? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? स्मॉल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो दिस डेफिनेशन इज इक्वल टू, उसने लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये वो बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद उसने कुछ आगे एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पर। इफ़ अ फेयर डाई इज टॉस्ड देन एनी ट्रायल ईच इवेंट फेस इज इक्वली लाइकली टू अकर विद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी जो है इसी तरह जो टॉर्ड को मैं ड्रा करता हूँ तो 52 टॉर्ड में से एक टॉर्ड के ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये आपकी डिफरेंट डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ी, ये सारा जो है क्लासिकल अप्रोच के अंडर आता है। अब आप ऐसे करें कि पेज नंबर इसको पढ़ लीजिएगा 6.33 को, मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे इसने किसी और तनाजुर में इस डेफिनेशन को लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या करता है, हम एनी स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड द प्रेजेंट कंडीशन प्रोवाइड्स द सब्जेक्टिव कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब कुछ एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है 6.3.4 में सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम इसको एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, लेकिन आप रूल्स के तौर पे इसको ले लें। सबसे पहला रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A। सपोज हमारे पास एक इवेंट A है, ये प्राइम नंबर्स को शो कर रहा है, और हमारा जो सैंपल स्पेस है ये था व्हेन डाई इज रोल्ड, तो एक इवेंट ए है हमारा जो प्राइम नंबर्स को शो कर रहा है। तो सबसे पहली जो एक्सियम है या जिसको हम फंडामेंटल रूल है कहते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 and 1। इट मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और मिनिमम कब होती है 0। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स कब होगी, जब शोर इवेंट्स होंगे। ठीक है, जब इवेंट्स क्या होंगे, शोर इवेंट्स होंगे। मसलन सनराइज की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस दिस इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। और अगर मैं ये डाइस को रोल करता हूँ, एक डाई को रोल करता हूँ, अच्छा ये डाई और डाइस में फ़र्क तो आपको पता है ना, इफ आई यूज द वर्ड डाई, DIE, तो DIE मीन्स 1, मीन्स फॉर 1, और DICE ये उसके DICE, तो ये उसके 2 or more के लिए यूज होगा। ठीक है, 2 or more, तो जमा किसी हमें यूज करते हैं हम डाइस, और डाई जो है वो सिंगल के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, इफ ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी दैट अ 7 में टर्न अप, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी पहली एक्सियम्स थी जिसमें प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी अब इस बुक में कुछ और ही लिखा हुआ, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। कहता है इफ A1 A2 up till so on AKR are mutually exclusive events, then the probability that A1 union A2 union A3 and so on AK, this is equal to probability of A1 plus probability of A2 and so on
probability of AK, ठीक है। तो ये आता है बेसिकली सेकेंड एक्सियम में। और थर्ड में ये है, जैसा कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि अगर एक इवेंट हमारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, और एक हमारे पास उसमें से इवेंट ए है, ठीक है, सपोज हमने उसमें लिया था एस लेटर, अगर हमारे पास 1 2 3 4 है, और ए वाज 1 3 5, तो ए कंप्लीमेंट क्या था, दैट वाज एस माइनस ए, ठीक है। तो एस माइनस ए को हमने लिया तो ये 2 4 6 आ गया, ठीक है। तो ये है जी नंबर थर्ड पर जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये इसकी थर्ड एक्सियम्स आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस मीन्स अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, एंड इट शुड बी 1। क्यों कि अब आप देखिए कि जब ए और ए कंप्लीमेंट का आप यूनियन लेंगे, ठीक है, ए और ए कंप्लीमेंट का आप यूनियन लें, तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो इट विल बी एस, इट विल बी एस। अब आप टेकन प्रोबेबिलिटीज ऑन बोथ साइड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको एक्सियम 1 के अंदर। तो इट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो एक्सियम 2 के अंदर आप क्या कह चुके हो कि उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके सम के बराबर होती है, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके सम के इक्वल होती है। तो अब आप ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी यूनियन की प्रोबेबिलिटी उसके सम के बराबर होती है। अब आप हमें पता है कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो 1, तो अब हमें पता चल जाए यहाँ से दिट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट निकाल सकते हो, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको हम न्यूमेरिकल में अक्सर यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को, ठीक है। हमें जो एडवांटेज देते हैं उस चीज़ का हमें पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हमें बाज़ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको फाइंड करना मुश्किल होता है, तो हम उससे कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के, सपोज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना इजी नहीं है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और 1 में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस एंड विच आई कंप्लीटेड राइट हेयर। और अब हम कुछ 1-2 कंसेप्ट्स हैं आपको देने हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज परमुटेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस इज NCR, दिस इज n factorial divided by r factorial and n minus r factorial. And what does mean by factorial? N factorial mean n into n minus 1 into n minus 2 and so on up till 2.1, ठीक है। अब सपोज मैं कहता हूँ 3 factorial, it means 3 into 2 into 1। अगर मैं कहता हूँ 4 factorial, it means 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। अच्छा, अब ये NCR कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, व्हाट इज n, व्हाट इज r। सपोज आपके पास n की वैल्यू, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड you want to form a committee of 4, you want to form a committee of 4 students। तो हाउ मैनी पॉसिबल वेज दीज 4 स्टूडेंट की कमेटी कितने पॉसिबल वेज से बन सकती है, ठीक है। आपके पास 10 स्टूडेंट्स थे,
आपने उसमें से 4 की कमेटी बनानी है, 4 को उठाना है। तो कितने तरीक़ों से आप, हाउ मैनी पॉसिबल वेज द कमेटी ऑफ 4 कैन बी मेड। तो इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं विदाउट रिगार्डिंग ऑफ आर्डर। ठीक है, इसमें हम आर्डर को कंसीडर नहीं करते। अब आप मैं बताता हूँ, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 10C 4 इट मीन्स अब आप इसको आप कैलकुलेटर पे यूज़ कर सकते हो। तो कैलकुलेटर मस्ट है, बगैर कैलकुलेटर के आप स्टेटिस्टिक्स कैसे करोगे। तो 10C4, अब इसको इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल। तो मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों जी, लिख सकता हूँ? यस, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो जब 6 को खोलें तो 10 फैक्टोरियल, जैसे कि मेरी डेफिनेशन ये आप देख ले, एन में एन की जब 10 पुट करके देख ले। अच्छा, डिवाइजर में क्या है जी, 4 फैक्टोरियल, इसको लिखा रहने दें। और 10 माइनस 4 इट मीन्स 6 फैक्टोरियल। तो ये जो 6 फैक्टोरियल है ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपको जो सॉल्व करना है वो ये है, इसको है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 2 जार 8 तो कैंसल, 3 1 जार एंड 3। तो 30 मल्टीप्लाई विथ 7 तो 210 इट विल बी इक्वल टू 210। तो NCR मीन 10C4 इज इक्वल टू 210। इससे हमें क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हो और हमें 4 की कमेटी बनानी हो तो हम 210 तरीक़ों से बना सकते हैं। वी हैव 210 पॉसिबल वेज। कभी इसको सिलेक्ट कर लिया तो उसको नहीं किया, जैसे वो हेड और मैंने अभी थ्रो किए थे ना, 3 हेड्स थ्रो, जब 3 कॉइन्स थ्रो किए थे, हेड 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 टेल टेल हेड एंड सो ऑन। उसी तरह ये पॉसिबल वेज, हाउ मेनी पॉसिबल वेज दीज स्टूडेंट्स कैन बी चूजन इन दिस कमेटी। तो देर आर 210 पॉसिबल वेज। तो ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, कम्बिनेशन से क्या मुराद है। NCR का फार्मूला आना चाहिए। और इसको आप अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो आपने लिखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। 10 को लिखें, उसके बाद एक NCR का बटन होगा, उसको प्रेस करें। ठीक है, और उसके बाद वो पूछेगा कि क्या नेक्स्ट, तो आप 4 लिख दें, इज इक्वल टू करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी 210। ठीक है, प्लस आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो जाहिर सी बात है ये छोटी वैल्यूज़ है, तो नॉर्मली हम इतनी बड़ी वैल्यू जब देते हैं तो आपको कैलकुलेटर उसमें मस्त ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल अगर कुछ चंद वैल्यूज़ हों, जैसे 10 है, 20 है, 52 है, 52C1, तो वो करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 52। और ये आपको पता होना चाहिए NC1 किसके इक्वल होता है। यानी यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, NC1 दिस इज इक्वल टू N। आप इसको फार्मूले में पुट करके देख लें, यानी R की जब 1 पुट कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू N। इसी तरह NCN दिस इज इक्वल टू 1। अब आप R की जगह पे N पुट करके देखें तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए इस डेफिनेशन में कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कि 0 का फैक्टोरियल अगर लें, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सारी जो जितनी मैंने इस स्लाइड पे जो चीज़ें बनाई आप देख रहे हो राइट साइड पर, ये सब आपको यूज़ करनी होगी, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, जब इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा उसकी आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि इसमें कम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट है जो परमुटेशन का, उसमें हम ये है कि ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते। उसमें ऑर्डर को कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते। ठीक है, जब आप ऑर्डर को कंसीडर करो तो उसका फार्मूला सिंपल चेंज क्या आती है कि ये जो R फैक्टोरियल को हम नीचे से निकाल दें तो उसको हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं NPR, P फॉर परमुटेशन। तो दिस इज इक्वल टू N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला ये है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद हमारे पास क्या है। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं, उसको सॉल्व करता हूँ मैं, और प्लस हम एक्सरसाइज में से मैं आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है 6.1, पेज है 1202 के ऊपर, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या है, आपने किस अप्रोच के साथ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इवेंट का कहाँ से पता चलेगा, सैम्पल स्पेस का कैसे पता चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दो चीज़ें आपको जहन में रखनी है, एक ये कि सैम्पल स्पेस क्या बनाना होगा, और दूसरा ये कि इवेंट क्या है। अगर आपको इवेंट का पता चल गया तो आप उसके फेवरेबल केसेस बनाओगे और उसके बाद उस डेफिनेशन को यूज़ करोगे जो क्लासिकल अप्रोच में डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट ये है। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है उसने सिर्फ कॉम्बिनेशन को यूज़ किया हुआ है, जहाँ जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 6.1 में, 6.2 में उसने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। तो 1 जो है वो ऑलरेडी वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो 6.2 देखें, एग्जाम्पल 6.2, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए जिसमें बॉक्स के अंदर या बैग के अंदर कोई बॉल्स की पोजीशन या मार्बल या कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हो या इस तरह की टोटल की बात कर रहा हो, तो आप सबसे पहले ये है कि इसको लिख लें कि इसकी पोजीशन क्या है। तो कहता है बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स। इट मीन्स आपने यहाँ पे फ़ौरन लिख देना है इसके बाद 6 रेड, R for red, and 8 green. It means टोटल कितनी हो गई 14 और इसके ऊपर टोटल TO। ठीक है, तो ये इट मीन्स ये बैग की पोजीशन है। अब आप इसमें से सैम्पल स्पेस हम बनाएंगे। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो बस इस स्टेटमेंट से हमें सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। कैसे कि 1 बॉल ड्रॉ हुई है तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, दैट इज 14C1। 14C1। सपोज अगर वो कहता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो ये क्या हो जाना था 14C2। अब आपने सैम्पल स्पेस बनाया, हमें इससे पता क्या चल रहा है कि एक बॉल कितने तरीक़ों से ड्रॉ हो सकती है। अब एक बॉल, टोटल बॉल्स कितनी है 14। इट मीन्स कि 1 बॉल कैन बी ड्रॉन इन 14 वेज। कभी 1 पहली सेलेक्ट हो सकती है, दूसरी, तीसरी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 14 वेज। अगर यहाँ पे क्या देता है कि 2 बॉल्स ड्रॉ करो तो क्या हो जाना था 14C2। तो 14C2 को आप हल करते तो देखते क्या बनता है। तो आलबन वो 13 मल्टीप्लाई विद 7 कर लें तो इतने केसेस बन जाएंगे। वो हाउ मैनी वेज 2 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 14 बॉल्स, तो वो आप आ जाएगा। तो अब आप कहता है कि इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो इतनी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने सैम्पल स्पेस बना दिया। ठीक है, और इसके दिस इज इक्वल टू 14। अब आप देखें इवेंट क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट। दो चीज़ें मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी में, आप देखेंगे इवेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है। सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस बनाना है, उसके बाद इवेंट को तलाश करना है। तो पूछता क्या है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। तो प्रोबेबिलिटी दैट के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो इवेंट की होती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, तो दैट के बाद इवेंट की स्टेटमेंट शुरू होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए क्या है, What is the probability of the ball being green। तो कहता है कि वो बॉल ग्रीन हो, प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल क्या हो, ग्रीन हो। तो सबसे पहले मुझे इवेंट को डिफाइन करना है। तो ये प्रॉपर वे है इसको हल करने का। लेट करेंगे हम, लेट ए बी द इवेंट दैट बॉल इज ग्रीन, बॉल इज ग्रीन। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए डिवाइडेड बाई n ऑफ s। ठीक है, n ऑफ a divided by n of s। what is n of a? number of favorable cases for event a, number of favorable cases for event a, and n of s mean, अब यहाँ पर n of s क्या है 14 है। ठीक है, n of s क्या है 14 है। यानी ये सैम्पल स्पेस हल होने के बाद कितने केसेस बने, हाउ मैनी टोटल पॉसिबल केसेस। तो अब हम कैसे देखेंगे कि एक बॉल ड्रॉ हुई और वो ग्रीन हो। अब आपने n ऑफ a निकालना है, n ऑफ a। तो n ऑफ a क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर a। इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर a। तो ग्रीन बॉल की पूछी है,
तो आप ग्रीन बॉल देखिए कितनी है टोटल 8। तो हमें क्या पूछा जी ग्रीन बॉल, तो 8C1 दीज आर द फेवरेबल केसेस फॉर ग्रीन बॉल। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 ही आएगा। अब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दें, दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 14, 8 डिवाइडेड बाई 14। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेसिक डेफिनेशन तो हमने यूज़ किया और प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो अब आपने ए जब मैं निकाल रहा हूँ तो हमें पता है कि व्हाट डज ए मीन। ए तो हमने लेट किया हुआ है, बजाय इसके कि हम बार बार वहाँ पे लिखें बॉल इज़ ग्रीन, बॉल इज़ ग्रीन, हमने उसको डिफाइन कर दिया एक दफ़ा ए के साथ और हम ए को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि व्हाट इज़ ए। अब जब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक दूसरा इवेंट लूँगा एक और, तो मैं नया इवेंट डिफाइन करूँगा, दैट विल बी बी। इट कैन बी सी डी ई एफ, तो ये जो लेटर्स है उसमें से आप यूज़ कर सकते हो कैपिटल में से। अब इसका दूसरा पार्ट है इफ़ टू बॉल्स, अब इसने क्वेश्चन ही बदल दिया, इफ़ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो इसका दूसरा क्वेश्चन ही दूसरा ही है। अब तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। अब क्या कह रहा है हमें, इफ़ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द वन इज़ रेड एंड द अदर इज़ ग्रीन। तो अब बॉल की पोजीशन तो वही है 6 + 8, टोटल है 14। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा 14C2। तो ये जो इफ़ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो जस्ट ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने फ़ौरन सैंपल स्पेस बना दिया, ठीक है। तो आप 14C2 तो जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 14 × 13 2 × 1। तो आप इसको कैलकुलेटर पे कर लेना। ठीक है, तो दीज आर द 91 केसेस। आप 14C2 करके देख लो ना, तो 91 ही आएगा। तो 91 वेज से 2 बॉल्स ड्रा हो सकती हैं, ये टोटल पॉसिबिलिटीज़। अब आपने इवेंट डिफाइन करें, उसने पूछा क्या है, कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ दैट वन इज ग्रीन एंड द अदर इज दैट वन इज रेड एंड द अदर इज ग्रीन। तो एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं, लेट बी द इवेंट दैट one red and one green, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर बी विल बी, अब आप जो रेड है उसको रेड में से निकालें, 6C1 एंड है तो मल्टीप्लाई होगा, और होगा तो ऐड होगा, ठीक है, 8C1, दैट्स इट। तो ये इसके फेवरेबल केसेस हैं। तो इसको आप हल करें तो 6 × 8 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, n ऑफ बी ओवर n ऑफ s। व्हाट डज मीन n ऑफ बी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर बी। तो कितने हैं जी 48, और n ऑफ s नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर यानी टोटल पॉसिबल केसेस, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल केसेस, दे आर 91। तो इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग 0.5 आता है या व्हाटसोएवर इट कम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी रख देंगे, इट्स ऑलराइट। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6.2। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 6.3 वहाँ पे ऑलरेडी हल हुई हुई, उसको आप देख लीजिएगा। बहरहाल मैंने जो वे इख्तियार किया आप इसी को कंटिन्यू रखिए। अब मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, तो एक्सरसाइज पेज नंबर है 203। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नंबर 1 पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 6.1 एक्सरसाइज है 6A और क्वेश्चन है 6.1, ठीक है। कहता है 3 unbiased coins are tossed, 3 unbiased coins are tossed। तो इतनी सी बात उसकी करनी थी और हमने सैंपल स्पेस बना देना, भी हम आगे नहीं जा रहे। 3 unbiased coins are tossed, it means कि S क्या होना चाहिए जी बताएं आप। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इससे रिलेटेड। तो जब 3 कॉइन टॉस हो तो हमें पता है कि 2⁻3 इट मीन्स 8 केसेस बनेंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जब 1 कॉइन टॉस करें, ठीक है, तो 2⁻1, जब 2 करें तो 2⁻2, 3 करें तो 2⁻3 एंड 2⁻4, मैक्सिमम हम 4 तक ही जाते हैं।
ठीक है, वो उसमें 16 चेसेस बनते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल केसेस, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। एच एच एच। अब मैं इस टेल को मूव करता जाऊंगा आगे, और उसके बाद मैं 2 टेल्स ले लूँगा और 1 हेड, 2 टेल्स और 1 हेड। अब इस हेड को मूव करूँगा आगे, ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है हेड टेल टेल, और लास्ट वन इज टेल टेल एंड टेल। ठीक है, ये था एन एस था। अब एन ऑफ एस क्या बना? एन ऑफ एस टोटल केसेस कितने हैं जी? 8 नंबर ऑफ फेबल, टोटल फेबल केसेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 8। तो ये 8 स्टेटमेंट मैंने पढ़ी और मैंने ये इतना काम कर दिया। ठीक है, अब आप आगे चलें। नेक्स्ट क्या पूछा उसने? कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। तो पार्ट ए में वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग क्या? ऑल हेड्स। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने जब 3 कॉइन को थ्रो किया तो तीनों के ऊपर हेड आए। ठीक है, तो मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया यहाँ पर। मैं नया क्वेश्चन है ए से कर सकता हूँ, अगर उसी क्वेश्चन में होता तो ए बी सी डी आगे ऑनवर्ड चलता जाता। तो लेट करें, ये लेट लाजमी किया करो, लेट के बजाय इसको मैं कैंसिल कर दिया करता हूँ। बाज़ लोग ऐसे हैं लेट नहीं लिखते, मैं पहले आपको बता दूँ। ये मैंने अज्यूम किया हुआ था, दिल में था मेरे कि लेट है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसको लेट लाजमी करना, और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल देते हो तो 0 मार्क्स मिलते हैं उसके। प्रोबेबिलिटी में या 2 ही जगह हैं, या 0 या फुल, दरमियान में कोई जगह नहीं है इसकी। तो लेट ए बी द इवेंट दैट, जो उसने स्टेटमेंट लिखी है वो इवेंट की देख लें, ऑल हेड्स। ठीक है, तो अब आपको इवेंट का भी पता चल गया। कहता 3 कॉइन अगर थ्रो किए जाएं तो तीनों के ऊपर क्या हो? हेड आ जाए, चांसेस आर देयर। तो नंबर ऑफ फेबल केसेस फॉर ए कितने होंगे? कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें तीनों हेड हो? क्यों जी, अगर आप चाहें तो इस एक में यहाँ बना भी सकता हूँ, ये लो जी, कि तीनों हेड आए, यानी ये केस इसमें आ रहा है, और तो कुछ नहीं है ना, तो ये आ गया। और एन ऑफ ए क्या है? 1। एक ही केस ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों हेड आए। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो 1/8, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखें। तो बी पार्ट में कहता है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अकर। तो जब 2 हेड की पूछी है तो तीसरा फिर क्या है? टेल ही होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अब इवेंट डिफाइन कर ले हम। लेट इसके बाद बी पार्ट के ऊपर चले जाएं, तो लेट बी बी द इवेंट दैट टू हेड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेबल केसेस आप इसमें पहले अगर चाहें तो जो बी भी लिखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ना ये कौन से हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हो। तो कौन से हैं जी? ये यहाँ से लेकर ये देखिए 2 हेड हो, ये भी इसमें और ये केसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको वहाँ लिख दें, तो बी के अंदर ये केसेस आ रहे हैं, हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। ठीक है, तो ये केसेस हैं इसमें बी में आ रहे। अब आप बताएं एन ऑफ बी क्या होगा जी? कितने केसेस बनते हैं? ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपकी फेवर में जा रहे हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? अच्छा, ये बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, हर दफ़ा एक दफ़ा बता दिया बस, दैट्स इट, 3/8। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। इसी तरह स्टॉप सी पार्ट देखें, कहता 1 हेड। तो ये आप कर सकते हो, आई थिंक कर लो दे, तो जिसमें देखो 8 हेड कहाँ पे आ रहा है, उसको कर ले। डी के में देखें एटलीस्ट 1 हेड, यस लेट, ये डी पार्ट है और उसमें कहता है एटलीस्ट 1 हेड। तो लेट एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं, सी इधर वहाँ पे आप कर लेंगे, बी के बाद सी, और मैं इसको डी के साथ डिनोट कर देता हूँ। लेट डी बी द इवेंट दैट at least 1 head occur
जी, एटलीस्ट से क्या मुराद है? एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक हो और तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक? अब यहाँ पर कितनी दफ़ा टाइम टू थ्रो किया है? 3 टाइम्स। तो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 1 और 2 और 3। अगर इसको 4 टाइम्स थ्रो किया होता तो 1 और 2 और 3 और 4, तो ये 4 तक चला जाता। अगर 5 तक होता तो 5 तक चला जाता। तो एटलीस्ट 1 से मुराद क्या है? एटलीस्ट 1 हो या इसके बाद 2 हो, या बीच में या का लफ्ज़ आ रहा है बीच में, ये देखिएगा 1 और 2 और 3। तो जब याद आएगा और इट मीन्स ऐड होते हैं केसेस, और जब एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 केसेस में क्या आएगा? यानी कम अज कम एक हेड हो। तो इसके आप इवेंट डी में लिख दें वो इवेंट तलाश करें सैंपल स्पेस के अंदर कि जिसमें एक हेड हो या 2 हो या तीनों हो। इट मीन्स दीज आर द 7 केसेस। ये सारे देखो ना, एक केस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर ये सारे के सारे ऐसे एटलीस्ट 1 में आ जाते हैं। कैसे कि 1 हेड हो तो ये 3 केस आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। या 2 हो तो इसमें वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स देर आर 7 पॉसिबल केसेस। तो अब आप चाहो तो इसके अंदर वो 7 केसेस यहाँ लिख दो, यहाँ पर डी के अंदर। तो these are the 7 cases। और n of d क्या होगा? 7, और probability of d क्या आ जाएगी? 7/8। ठीक है, तो ये है जी एटलीस्ट 1 हेड अटर की probability। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता एटमोस्ट 1, तो एटमोस्ट 1 से मुराद होता है 1 और लेस, 1 और लेस। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जब पढ़ाए थे आपको, तो मैंने बताया था कि हमें बाज़ दफ़ा अगर में डिफ़िकल्ट हो तो हम इसको उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, व्हाट इज़ मीन बाय डी? एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि डी कॉम्प्लीमेंट ज़रा निकालना आसान है, तो हम आप उसमें निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ डी कॉम्प्लीमेंट? तो डी कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या बनता है? नो हेड। नो हेड अकर्स। तो एन ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कि कितने केसेस हैं? एक ही केस ऐसा है जिसमें हेड कोई नहीं आता, वो लास्ट 1, टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी? 1/8। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकाल सकते थे 1/1/8, एंड दिस इज अगेन 1/8। ठीक है, वही चीज़ आ रही दोबारा। अगर आपको एटलीस्ट वो 1 तन आ रहा था तो 1 में से नो की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। और वैसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखें इसी के, उसके बाद उसने पूछा है एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एक पार्ट नंबर है ये ई, और लेट ई बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 से क्या मुराद होगा भाई? 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो अब आप वो केसेस इसमें से तलाश डालो जहाँ पे 2 हेड आ रहे हो, और वो भी देख लो जिसमें तीनों हो। तो वो सारे केसेस में आज आलबन 4 केस बनते हैं। मेरा लग रहा है, देखिए ज़रा, जिसमें 2 हेड हो। तो ये जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ये है, और इसमें 3 भी आ जाएगा।
तो ये केसेस इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप एन ऑफ ई क्या होगा, यानी टोटल केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेबल केसेस कितने हैं 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास 4/8 यानी 1/2। दैट्स इट। ठीक है, तो 0.5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, उसने एफ में था ऑल टेल्स, तो वो आप तारी लेंगे, उसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। यानी एक ही केस बनता है जिसमें ऑल टेल्स हो, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसी के अंदर डी कम्प्लीमेंट में। ठीक है, नो एड्स मीन ऑल टेल्स। ले जी, अब है नेक्स्ट 6.2। इसमें देखिए आप, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जब इतनी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी तो मैंने सैंपल स्पेस बना दिया। ठीक है, (52C1) अगर ये कहता 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो मैं कह सकता था 52C2। ठीक है, तो 52C1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 52, इट विल बी 52। ठीक है, क्योंकि NC1 इज इक्वल टू N और NCN क्या होता है 1। तो अब अगली स्टेटमेंट, उसके बाद नेक्स्ट पढ़े क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ हर्ट नॉर अ किन। ठीक है, कहता प्रोबेबिलिटी बताओ कि ना ही वो हर्ट हो और ना ही वो किन हो। इस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो लेट इवेंट ए डिफाइन करें। अब इसमें से आप चाहे तो ए से स्टार्ट कर लें, चाहे तो एफ ले लें, इट इज़ अप टू यू। तो नया क्वेश्चन है, मैं इसको ए से ही ले रहा हूँ। अच्छा, ये रूटीन में ये क्वेश्चन आ गया, मेरे ख्याल में शायद अभी आपके दिमाग में ये ना उतर सके, क्योंकि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सारी आपको पहले डिटेल बतानी थी कि एक पैक ऑफ कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। ए हैंड ऑफ ब्रिज से क्या मुराद है, अपोटर हैंड से क्या मुराद है। ठीक है, और इसमें हर्ट्स टोटल कितने हैं, उसके अलावा टोटल एसिस कितने हैं। ठीक है, अगर आप इससे यूज हो तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं है तो मैं थ्रू फिगर इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन को मैं वहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, और उसमें फिर हाउ मैनी आर रेड कार्ड्स, हाउ मैनी आर फेस कार्ड्स, एंड अदर एक बात की जाए इफ़ अ पोकर हैंड कंटेन्स, तो जस्ट अ पोकर हैंड से आपने सैम्पल स्पेस बना लेना। व्हाट डज मीन पोकर हैंड, ए हैंड ऑफ ब्रिज जब मैं कहता हूँ उससे क्या मुराद है। तो ये पूरा इसका लेक्चर मैं स्टार्ट में दूंगा ये आपको, और उसमें मैं सारा वो इसमें तफसील से बयान करूँगा कि जो ताश के पत्तों के बारे में कि क्या कुछ उसमें है। फिर ये सवाल आपको समझ आएगी, अभी समझ नहीं आ सकता, मैं ऐसे कैसे लिख भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वन है 6.3। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम मुझे याद कराइएगा कि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है 6.3। क्वेश्चन ये है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इफ 2 डाइस आर थ्रोन कह दे, या सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, बात एक ही है। तो बस उसने इतनी लाइन से हमने फौरन सैम्पल स्पेस अब बनाना है कि क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं जब 2 डाइस को रोल किया जाए, इकट्ठा रोल किया जाए, या 1 बाय 1 कह दे, एक ही बात। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस
देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों के ऊपर 1 आ जाए, 1.1 मीन 1 आ जाए पहले पे, दूसरे पे भी 1 आ जाए। यह भी पॉसिबिलिटी है, पहले पे 1, फिर 1 3, इसी तरह 1 4, 1 5 एंड 1 6, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आए, नेक्स्ट 2.2 एंड सो ऑन, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है एंड 2 5 एंड 2 6, इसी तरह 3 1, ठीक है, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 4 1 आ सकता है, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 और 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6। तो these are the 36 cases जब 2 डाइस को रोल किया जाए, ठीक है। तो 6 की पावर 2, जब 1 टाइम रोल होगा तो 6 की पावर 1, 2 टाइम्स हुआ तो 6 की पावर 2, 3 टाइम्स तो 6 की पावर 3 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम 6 की पावर 3 को सारा बनाते नहीं, तो फिर हम कुछ और यूज़ करेंगे उसके लिए। तो अब कहते हैं 2 डाइस आर रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 11। कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो उनका टोटल हो वो 11 हो, टोटल क्या हो 11। अब आप देखिए 11 कहाँ पे बन रहा है, व्हाट आर द केसेस, ये 6 5 और 5 6 को अगर ऐड करो तो क्या बनता है 11। तो अब हम इवेंट डिफाइन करेंगे, तो NFS तो आपको पता चल गया ना क्या है, कितने पॉसिबल केसेस हैं 36। तो लेट इवेंट ए डिफाइन करें आप, चूँकि हमारा क्वेश्चन नया है ये वाला, ये है 6.3, तो हम ए ले सकते हैं। ए की क्वेश्चन में 2 दफ़ा नहीं ले सकते ए, लेट ए बी द इवेंट। अब जो उसने स्टेटमेंट दी है वो यहाँ पे लिखते हैं, आ टोटल ऑफ 7, बस टोटल ऑफ 11 सॉरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर ए अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अगर आप ए को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे बयान कर सकते हैं कि 6.5 और 5.6 इसमें आता है, ये हमारा इवेंट ए है। और एन ऑफ ए क्या है, व्हाट इज एन ऑफ ए, दैट इज 2। कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 11 आ रहा है, 2 केसेस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/36, 1/18 एंड दैट्स इट, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डाइस का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसकी सैम्पल स्पेस बनाते हो। सैम्पल स्पेस बनाने के बाद ये पहली लाइन से आपको आइडिया हो जाता है सैम्पल स्पेस क्या बनना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट या ऑफ ऑब्टेनिंग, तो उसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है। तो इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इवेंट को आपने डिफाइन कर देना है, किसी चीज़ से डिनोट कर देना है। उसके बाद आपने उसके फेवरेबल केसेस तलाश करने हैं। सैम्पल स्पेस जब बनाते हो तो आप पहले उसके सारे ऑल पॉसिबल केसेस बना लेते हो। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस। probability, what is the probability की there are 2 approaches, और इसमें आपने subjective approach पढ़ी, objective approach पढ़ी। तो objective approach में क्या था, इसमें classical approach में जो था कि definition क्या थी, number of favorable cases divided by the total number of cases। तो इसी की बुनियाद पर हमने ये numericals को solve किया, प्लस आपने combination और permutation पढ़ा, how we can find out NCR, NPR और factorial से क्या मुराद है, ठीक है। और इसमें 8 में ऑर्डर को कंसीडर किया जाता है, 8 में ऑर्डर को कंसीडर हम नहीं करते। इसके अलावा हमने डाइस के क्वेश्चन किए, कॉइन्स के क्वेश्चन किए, बॉल्स के क्वेश्चन किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ताश के यानी पैक ऑफ कार्ड 52 कार्ड से मैं स्टार्ट लूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड्स के अंदर क्या कुछ बन सकता है, क्या कुछ होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं,
फिर हम बॉल स्टेट क्वेश्चन को मज़ीद ऐड करने से पहले ये जितने इवेंट्स हमने पढ़े हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि हम बताएंगे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, जब नॉन म्यूचुअली हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में इंशाल्लाह होगा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।